हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, मजे में हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दिसंबर भी आने वाला है और अभी तक सीबीएसई ने कोई प्रॉपरली आपको एग्जाम डेट्स नहीं दी हैं कि किस तरह पे आप किस डेट पे आपके एग्जाम्स होंगे। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि मार्च में आपके एग्जाम आई थिंक सीबीएसई स्टार्ट करवा देगा, क्योंकि उसके बाद सीबीएसई को नीट के एग्जाम बच्चों को देना होता है। तो इस ऐसे उम्मीद है कि मार्च तक या मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक आपका एग्जाम जो हो जाएंगे। बट अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो ही आपके एग्जाम जो है वो ज्यादा अच्छे से हो पाएंगे, अच्छे मार्क्स आप ले पाओगे। तो आज की जो वीडियो है, स्पेशली ये वीडियो बनाई गई है सिर्फ इसी बात के लिए कि बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि सर काश कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे पता होते हैं जिसके बारे में श्योरिटी होती कि हाँ ये तो आ ही सकते हैं और इनको हम ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते तो हमारे एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते। जैसा कि आपने इस वीडियो का जो टाइटल है, जो थंबनेल है, वो देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया कि इस वीडियो में हमें क्या जानना है आज। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है कि काश कोई ऐसा होता जो हमें ये बता देता कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं या कौन से क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई की बात अगर करें हम, तो सीबीएसई के केस में मैं आपको आज क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। उन टॉपिक से आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन की मैं कोई शॉर्टेज नहीं देता बेटा आपको, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टीचर कहीं से भी बना के दे सकता है, उसकी कोई शॉर्टेज नहीं होती है। हाँ, जिन टॉपिक्स को बताऊंगा अगर उन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लेते तो उनमें से आपके कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो मार्क्स आपके बच गए वहां से आप अच्छे से आसानी से क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। आपके टॉपिक आप बिल्कुल जो लिमिटेड टॉपिक्स है वो भी आप पढ़ोगे तो भी आपके पासिंग मार्क्स तो पहली बात तो वो आ जाएंगे। दूसरा, थोड़ी सी अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा बेटर हो जाएंगे। सैंपल पेपर्स आप पढ़ते हो, बहुत सारे मार्केट्स में सैंपल पेपर अवेलेबल हैं, सब में बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर दिए होते हैं। अगर आप उन प्रैक्टिस पेपर को भी अच्छे से स्टडी करके देखो तो आपको मोस्टली वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। पेपर आप पिछले प्रीवियस पेपर 10 साल के उठा के देख लीजिएगा, सीबीएसई के 10 साल के पेपर्स के अंदर मैं आपको जो टॉपिक्स बताऊंगा उन्हीं टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। तो जो टॉपिक्स मैं आज बताऊंगा उन टॉपिक्स को तो छोड़ के जाइएगा ही मत, वो तो आपके पक्के कर लीजिए बिल्कुल अभी से कि ये टॉपिक सर ने बताए हो, ये तो हम पहले कर लेते हैं अच्छे से। और फिर आप अपना कोई भी टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो करके देखिएगा मेरे टॉपिक्स बताने के बाद। अगर आपके उसमें मार्क्स अच्छे ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं कि सर आपने जो टॉपिक्स बताए थे वो गलत थे, उनमें से क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल फुल गारंटी दे रहा हूं कि आपको जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा उन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से करके प्रैक्टिस पेपर सोल्व करके देखोगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगी, हाँ सर टॉपिक जो बताए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। मैंने कहा कि कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर ही आपको सॉल्व हो जाएगा, नहीं, लेकिन इतने मार्क्स आपके जरूर आ जाएंगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से कि हाँ अब हम एग्जाम में अच्छे से क्लियर हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, केमिस्ट्री वाले का एग्जाम में खासकर। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आया हूं। बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं सर टॉपिक बता दीजिए, सर क्वेश्चन बता दीजिए, सर चैप्टर में से कैसा आएगा, सर इस चैप्टर में से क्या आएगा। तो मैंने सोचा कि चलो ये बात मैं सभी बच्चों को बता देता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको सबको बताऊंगा, जैसा मैंने देखा है पेपर्स में पिछले कई सालों से क्या पैटर्न आ रहा है क्वेश्चंस का। तो उसी बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे टॉपिक बताऊंगा ऐसे जो आप अच्छे से कर लीजिएगा और वहां से क्वेश्चन आपको श्योर मिलता ही मिलता है। चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हो या अदर कोई बोर्ड एग्जाम हो, वहां भी आपको उसमें से चांसेस ज्यादा होते हैं मिलने के। तो उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे, खासकर 12th एग्जाम के लिए। अगर आपको 12th के टॉपिक अच्छे लगते हैं, 12th वाले बच्चों को लगता है कि हाँ सर आपने ठीक ठाक बताया है, तो आगे शेयर कीजिएगा और स्टूडेंट्स को बताइएगा, वो भी अपना बेनिफिट उठा सके इस बात का। अपने फ्रेंड्स को बताइएगा जिनको आप चाहते हो कि ये भी पास हो जाए मेरे साथ, ताकि जब हम कॉलेज में जाए तो साथ में कॉलेज में चले जाए तो उसको बता दीजिएगा यार देख ले, अच्छा है, इनको पढ़ ले, ये हम कर सकते हैं। आपके स्कूल में जो भी एग्जाम होंगे आगे, अब नॉर्मल सी बात है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पहले आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं, तो उन एग्जाम्स के अंदर भी जब आप देखोगे जो आपको पेपर मिलेगा, जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए होंगे मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसमें से लेवल की बात नहीं कर सकता हूं कि हाई लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, लो लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, बात है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहली और जरूरी बात यह है कि जो आज टॉपिक बता रहा हूं उनको एक नोटबुक पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा हर चैप्टर की कि इस चैप्टर में से ये वाले टॉपिक तो करने ही करने हैं, बाकी अगर टाइम बचेगा तो हम दूसरे टॉपिक भी करेंगे, लेकिन उन टॉपिक्स को छोड़ के मत जाइएगा जो आज आपको मैं क्लियरली बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करें। ओके जी, तो सबसे पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे जो है सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड स्टेट से ऐसे कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं जो आपको करने ही करने हैं। खासकर देखिए बेटा, मैं 1 मार्क्स के लिए टॉपिक नहीं बता रहा हूं,
कि आप ये सोचो कि सर 1 मार्क्स के भी बताएंगे, हमें 1 मार्क्स की मिले, नहीं। मोस्टली आपके जो टॉपिक कवर करूंगा मैं वो 3 मार्क्स, 5 मार्क्स या 2 मार्क्स से टॉपिक कवर करूंगा। 1 मार्क्स का मैं कोई टॉपिक नहीं कह सकता कि कवर कर रहा हूँ। हाँ, बाकी के मार्क्स आपके अच्छे अच्छे, हाँ उनको अगर कर लिया आपने तो 1 मार्क्स के भी आपके हो ही जाएंगे जब अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन फिर भी ज्यादा फोकस में जो करूंगा आपका वो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए करूंगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट के अंदर अगर हम बात करते हैं टॉपिक्स की, तो एक टॉपिक जो आपका आता है भैया, लैटिस आती है कई टाइप्स की। टाइप्स ऑफ लैटिस एक क्वेश्चन आपका टॉपिक आता है जहां पर वो आपको 7 तरह की क्यूबिक लैटिस देते हैं, 7 तरह की थोड़ी 3 डायमेंशनल लैटिस देते हैं ना, 3 डायमेंशनल लैटिस 7 तरह की, क्यूबिक, ऑर्थोगोनल, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल वगैरह वगैरह। उसमें आपको वो एबीसी पूछ लेते हैं, अल्फा बीटा गामा पूछ लेते हैं, एंगल कितना किसमें होगा। ये पक्का करके जाइएगा, यहां से आपको एक क्वेश्चन श्योर सॉलिड स्टेट से मिलता ही मिलता है, पक्का करना है। अदर बोर्ड के सीबीएसई के अलावा जो बाकी बोर्ड से बच्चे हैं वो आपका डिफरेंस भी कर सकते हैं भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में। जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के डिफरेंसेस कर सकते हैं, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन इतना नहीं आता है। इसके अलावा बल्कि वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी के बारे में पूछ सकते हैं, आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी। हालांकि अब की बार ये बहुत जल्दी टॉपिक बता रहा हूं, बाकी वरना तो मैं ये जब सब टॉपिक है जनवरी के बाद बताता था, लेकिन अब की बार मुझे लगा कि बच्चों के प्रिपरेशन इतनी अच्छे नहीं हो गए अब की बार, तो पहले बताने का फायदा ताकि टाइम अच्छा मिले बच्चों को, वो अच्छे से प्रॉपर्ली कर सके, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड स्टेट में से टॉपिक आपको करना है, आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी। और ये जो टॉपिक है ये तो करना ही करना है कि आपको लैटिस पता होनी चाहिए कितने टाइप की, याद कर लीजिए, सर ने आपको ट्रिक बताई होगी, मैंने भी आपको ट्रिक बताई हुई है मेरी वीडियोस में, तो वहां भी आप देख सकते हो कि क्या ट्रिक इसकी होती है याद करने की, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम आते हैं यूनिट सेल के टॉपिक पे। वहां पर आपका एक टॉपिक ऐसा है जो आपसे पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकते हैं कि आपको प्रेडिक्शन करनी है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसके बेस पे क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला पूछते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा होता है, इसमें आपको ये दे रखा होता है कि जैसे आपका जो ए एटम है मान लीजिए वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बी एटम आपका जो है वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, कितने बी पे प्रेजेंट है, कितने ए पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कितने सेंटर पे प्रेजेंट है, कितने बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, वो सब पूछ लेते हैं। तो वहां से एक क्वेश्चन जो आपका है 2 मार्क्स का वो बनता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, आसान क्वेश्चन होता है, फ्री का नंबर दिलवाता है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो ये क्वेश्चन आपका यहां से पक्का बनता है कि आपको प्रेडिक्शन करनी है कंपाउंड के फॉर्मूले की। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बोर्ड में हर बार आता ही आता है सीबीएसई के अंदर, कौन सा, डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, 3 मार्क क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा, श्योर है 3 मार्क्स के अंदर। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल का जो न्यूमेरिकल आता है और इसके बेस पे डेरिवेशन नहीं करना है इसका आपको न्यूमेरिकल मिलता है और श्योर मिलता है, बिल्कुल श्योर एक क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स के अंदर आपको जो है न्यूमेरिकल करना है किसका, डेंसिटी का, सॉलिड स्टेट के लिए, जो आपको बहुत बहुत जरूरी है। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से करना है। देखिए भाई आपके जो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री है, 5 चैप्टर जो आपके पहले 5 चैप्टर हैं वो टोटल आपके 23 मार्क्स के बनते हैं, ठीक है। हाँ देखिए मैं सिलेबस जो टॉपिक बता रहा हूं भाई रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं कि जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं आ रहे हैं वो नहीं बताऊंगा, जो पेपर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वही टॉपिक्स सिर्फ बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्योंकि कुछ टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए हैं तो उसका इफेक्ट हो सकता है कि इन टॉपिक्स पढ़े और इनको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वो दे दे, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक ऐसे जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, यहां से आपसे क्वेश्चन वो एग्जैक्टली पूछ सकता है। तो डेंसिटी वाला जो टॉपिक आपका है वो आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए, यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, श्योर मिलेगा, पक्का मिलेगा। इसके अलावा सॉलिड स्टेट से जो आपके डिफेक्ट हैं, डिफेक्ट से भी आपको डिफरेंसेस खासकर मिलते हैं, जो आपने वो स्कोट की डिफेक्ट पढ़ा है और फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा है, यहां से एक क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आपका बन जाता है स्कोट की और फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर, पक्का और पक्का, ठीक है। तो ये खासकर अदर बोर्ड्स में ज्यादा आता है, सीबीएसई में फिर भी थोड़ा सा कम आता है, लेकिन अदर बोर्ड्स में इसके आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये डिफेक्ट्स आपको पढ़ के जाने अच्छे से, खासकर स्कोट की और फ्रैंकल पे फोकस ज्यादा कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है। अदर डिफेक्ट से क्वेश्चन बन सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। क्लियर हो गया, इसके बारे में सब पढ़ना भी, डिफरेंसेस का मतलब सब
दोनों के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं, वो इस साल बोर्ड में नहीं है तो वो नहीं पढ़नी है। तो आपका जो सिलेबस सॉलिड स्टेट का रह गया वो यहीं तक रह गया। तो ये कुछ टॉपिक्स आपके सॉलिड स्टेट के हैं, इनको पढ़ के ही जाइएगा। इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो पक्का आएगा, इनसे अलग कह नहीं सकता, चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर में से, ये तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो करके जाइएगा। इनके न्यूमेरिकल, इनके फॉर्मूले पढ़ के जाइएगा अच्छे से, कैसे सोल्व कर सकते हो आप क्वेश्चन को। बड़ा इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से डेंसिटी वाले से, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है आपका, कोई हाई लेवल क्वेश्चन देते हैं आपको, तो ये आप अच्छे से कर सकते हो, यहाँ से आप मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आपका सॉलिड स्टेट कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए, बेसिक से टॉपिक बताए हैं, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं बताए हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो तो सॉलिड स्टेट का चैप्टर आपका मोस्ट प्रोबेबली 80% तो आप कवर कर लोगे, 70-80%। बाकी 10-20% है वो आप चाहो तो कर सकते हो, अपनी मर्जी है, बट ये टॉपिक आप मत छोड़िएगा। ये मैंने आपको बता दिया, आज का ज्ञान, फर्स्ट चैप्टर वाला ज्ञान बता दिया आपको, ये कर लिया तो कहीं नहीं गए, ठीक है। समझ में आ गई बात। छोटी मोटी डेफिनेशंस की बात नहीं कर रहा मैं, व्हाट इज यूनिट सेल, हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, वो तो सब पढ़ लोगे आप। बात है क्वेश्चन आना कहां से है, पढ़ा आपने सब हुआ है, मैंने कहा आपने पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ा सब हुआ है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कहां से कौन सा क्वेश्चन, किस टॉपिक पर फोकस ज्यादा करें। तो मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जहां पर आपको फोकस ज्यादा करना है, जिन टॉपिक पर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना है, जिनके क्वेश्चन आपको ज्यादा सोल्व करने हैं, ताकि आपका पेपर अच्छे से हो जाए, डाउट दिमाग से दूर हो जाए, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट। देखिए ज्यादा टॉपिक नहीं बता रहा मैं, सभी टॉपिक नहीं फैल के बता रहा हूँ, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी नहीं, जो है जो प्रॉपर आ सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, वही कर लो, मौज हो जाएगी मौज, ठीक है। चलिए जी, तो इसको साफ कर दूं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर आपका है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में आपको बताता हूं मैं भाई। सॉल्यूशन चैप्टर से एक जो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में जनरली आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, लेकिन 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन जो आपको पक्का मिल सकता है, हालांकि अब के केसेस में उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया देना इस टॉपिक को, न्यूमेरिकल आता है ऑन द कंसंट्रेशन, और +1 में जो आपने कंसंट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, ये वही है, यहीं से न्यूमेरिकल आपको पक्का न्यूमेरिकल मिलता है, 2 मार्क्स का मिल सकता है, 3 मार्क्स का मिल सकता है। जनरली तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिलते हैं, 3 में तो नहीं देते हैं, बट किस्मत की बात है 3 का भी आ सकता है। इसके न्यूमेरिकल्स के सारे फॉर्मूले, खासकर मोलैलिटी के और मोल फ्रैक्शन के 3 फॉर्मूले, इनको छोड़ के मत जाइएगा। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इन तीनों फॉर्मूलों से मिलके कोई भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है सॉल्यूशन चैप्टर से, तो इसको बड़ा अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया न्यूमेरिकल ऑन द कंसंट्रेशन। इसके अलावा एक टॉपिक और आपको जो करना है, एप्लीकेशंस हेनरी लॉ की जरूरत पड़ के जाएगा। हालांकि सर ये तो बहुत इजी टॉपिक है, हाँ बेटा बिल्कुल टॉपिक इजी है, लेकिन पेपर में टीचर पूछ लेता है इसकी एप्लीकेशन भी, और हो सके तो इसका न्यूमेरिकल भी जरूर करके जाइएगा हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ से न्यूमेरिकल पूछते हैं, थ्योरिटिकल क्वेश्चन नहीं आता है कोई भी, न्यूमेरिकल ही आता है। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल इससे मिलता है, ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं देते हैं, लेकिन 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या इसमें आपसे पूछ सकते हैं, राउट लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हाँ इसमें आपसे नॉन आइडल और आइडल सॉल्यूशन जो आपका है, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, हो सके तो इनके दोनों के एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल आपसे पूछ लेते हैं। और हाँ, नॉन आइडल के अंदर भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके भी एग्जाम्पल जो है करके जाइएगा कि ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव करते हैं, ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। यहां से और क्वेश्चन नहीं आता है रोल्ड लॉ से, बेसिकली बस आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछते हैं, और उसमें भी नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव एग्जांपल्स ज्यादातर पूछते हैं। कई बार उसमें डिफरेंस दे दें आपको इसके बीच में, लेकिन फिर भी मेन काम आपको एग्जांपल आप जरूर याद कीजिए, एग्जांपल आपसे पूछ लेते हैं। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बता रहा हूं इस चैप्टर का, वो आपका है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब की बार इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है भाई, क्योंकि उन्होंने एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक और वेंटो फैक्टर का जो टॉपिक है लास्ट में से वो हटा दिया है, तो उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते थे वो नहीं आएंगे। पहली बात तो वेंटो फैक्टर और एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल अब नहीं आने हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चन आने हैं आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आने। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पक्का श्योर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलता है न्यूमेरिकल का। तो इस चैप्टर में से जनरली आपको न्यूमेरिकल ही मिलने वाले हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं मिलने हैं। 3 नंबर का न्यूमेरिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से श्योर है भाई, 100% आएगा। 100% बोल दिया तो 100% ही आएगा। और जनरली जो आता है
वो या तो आपका आता है एलिवेशन से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, या आपका आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। इन टॉपिक से क्वेश्चन आपका श्योरली आता ही आता है। जो टॉपिक ये बता रहा हूं ये सारे टॉपिक को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो मैं समझा भी सकता हूं, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक समझा दीजिए, मैं दोबारा से वीडियो में टॉपिक समझा दूंगा अलग से स्पेशली, ठीक है। लेकिन अगर जिनको मैंने पहले वीडियो बनाई हुई चैप्टर्स की तो उनमें आप देख सकते हो कि कहीं पे आपको टॉपिक मिल जाएंगे सारे के सारे। बट जो ये टॉपिक बताया है ये वाला, ये टॉपिक तो भैया इतना इंपॉर्टेंट है, छोड़ ही के नहीं मजाना। इनके फॉर्मूले और एक और कर सकते हो आप, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इन तीन प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल श्योर आता है, 100% बोल दिया मैंने, 100%। 3 नंबर का न्यूमेरिकल टीचर देगा ही देगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं आता इनका हमेशा न्यूमेरिकल पार्ट ही आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स आपके हैं सेकंड चैप्टर के जो आपको करने हैं। मैं साथ में मार्क्स भी बता रहा हूँ, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, उससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप टोटल करके देखोगे हाँ टोटल मार्क्स हमारे कितने कवर कर रहे हैं हम। पिछले चैप्टर के मैंने मार्क्स बताया, कितने मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हो आप। इस चैप्टर से मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ कितने मार्क्स का कवर हो सकता है। टोटली 3 to 5, यहां से आप 2 मार्क्स का कर सकते हो, 1 मार्क कर सकते हो। तो 3 to 5 1 6 और 3 9, 9 से 10 मार्क्स का आपका चैप्टर कवर हो रहा है ये, ठीक है ना। तो अराउंड 5-6 मार्क्स का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको पिक का पेपर में। तो मैं तो 9 मार्क्स आपको चैप्टर बता दिया ना, तो 9 मार्क्स में से 5-6 मार्क्स तो आपके आसानी से आ सकते हैं। पिछले वाले में भी ऐसे ही था, 7-8 मार्क्स का मैंने आपको बताया, 8 मार्क्स का 9 मार्क्स का, वहां से 5-6 मार्क्स आप कवर कर सकते हो। तो 10-15 मार्क्स तो आप यही हो गए 2 चैप्टर से, क्लियर। तो ये जो टॉपिक बता रहा हूँ बेटा, ये ऐसे टॉपिक है, ये पेपर में रुकते ही नहीं है, ये आने ही आने हैं। आप कर जाइए अच्छे से, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार। आप याद करोगे हाँ सर ने वीडियो बढ़िया बनाई थी, आगे दूसरे दोस्तों को बताओगे सर को फॉलो करो, बढ़िया बताएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, साफ कर दूं। सेकंड चैप्टर में आपको बता दिया अच्छे से। चलिए भाई अब थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। इनको नोट करते रहिएगा भाई, साथ के साथ बहुत काम की चीज है, बाद में पछताओगे क्या बताया सर ने। हमने वीडियो को देखी सर की, देख लेते तो शायद मार्क्स थोड़े से और अच्छा जाते। मैं सिर्फ अभी बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं नीट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, या मैं जेई पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ बोर्ड, बच्चों का बोर्ड जरूरी है, पास ही नहीं होगे तो बोर्ड में नीट का क्या फायदा है ना। चलिए थर्ड चैप्टर जो आपका था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहां से बच्चे बहुत डरते हैं भाई, हाय 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 क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या आएगा, हाय क्या आएगा। इतना आसान चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन पक्का दिखता है क्या आना है, ठीक है। चलिए भाई बता देता हूं आपको क्या आना है, ज्यादा तंग नहीं करते हैं आपको। पहली बात, जो आपके फेराडेला है, फेराडेला, वहां से न्यूमेरिकल आ सकता है। मुझे ध्यान नहीं है कि सिलेबस में से नहीं, आई थिंक सिलेबस में से हटाया नहीं गया, सिलेबस में है टॉपिक। तो न्यूमेरिकल यहां से करना ही करना है आपको फेराडेला का। फेराडे लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, खासकर फर्स्ट लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको छोड़ना नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है भाई यहां से, 2 मार्क्स का, ठीक है। हाँ क्योंकि हो सकता है क्योंकि टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए तो इनके मार्क्स बढ़ा दे, 2 का 3 कर दे, लेकिन 2 मार्क्स तो मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको फेराडे लॉ से मिलना ही मिलना है। फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल करना ही करना है आपको, श्योर है भाई, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो पता करने हैं आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट, सिर्फ एनसीईआरटी कर लीजिएगा। जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको उससे बाहर मत जाइएगा, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी के जो प्रोडक्ट आपको पूछ रखे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लीजिए, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आता एक भी, उनको अच्छे से कर लो, वहां से आपको पक्का क्वेश्चन मिलता है। 2 मार्क्स का मिल जाता है, कई बार 1 मार्क का मिल जाता है, कई बार 3 में तो नहीं जाते हैं, 2 और 1 मार्क क्वेश्चन ही मिलता है, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, एक तो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस के और एक आपका फेराडेला। इसके अलावा एक क्वेश्चन पक्का श्योर पेपर में आता है, 99% बोल रहा हूं आता है 99%, जो आपका कोलार्स लॉ था, कोलार्स लॉ से एक न्यूमेरिकल श्योर मिलता है भाई, श्योर कह रहा हूं बिल्कुल, 3 मार्क्स के अंदर न्यूमेरिकल मिलना है पक्का। कोलार्स लॉ से छोड़ ही नहीं सकते आप, कोलार्स लॉ से न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, बता दिया बस मैंने, आएगा तो आएगा ही आएगा। तो कोलार्स लॉ से आपको 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिलना ही मिलना है, छोड़ ही नहीं सकते पेपर में आप, इसको तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे से मार्क्स लेने हैं पेपर में, ठीक है। कोलार्स लॉ के बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं, एक तो वही आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा नॉट एम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसके अलावा एक आपका आ सकता है, इसमें आपसे पूछ लेते हैं अल्फा, पूछ लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, और एक आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लेते हैं,
ये 3 चीजें पूछते हैं आपसे, तो 1 मार्क आपका इसलिए करते हैं, 1 इसलिए करते हैं, 1 तो 3 मार्क्स में इस तरह से बन सकता है। कई बार होता है कि ये टोटली 3 मार्क्स का दे दें, बट मोस्टली कोशिश में अगर वो क्वेश्चन दे रहे हैं 3 मार्क्स का, तीनों पार्ट आपसे निकालने पूछ सकते हैं। यह हो सकता है ये गिवन हो, अल्फा और के पूछ लें आपसे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हो, क्लास से आपको न्यूमेरिकल जो है मिलना ही मिलना है, श्योर है बिल्कुल, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, पढ़ के जाना पड़ेगा बेटा, पढ़ के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई यहां से बात। उसके अलावा एक आपका जो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी और एक सेल कांस्टेंट और एक स्पेसिफिक कनेक्टिविटी, इनसे भी एक न्यूमेरिकल मिलता है। इन टर्म्स को यूज करके भी एक न्यूमेरिकल आपको पेपर में 2 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा। यहां से आपका न्यूमेरिकल आता है ये एक 2 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको मत छोड़िएगा, यहां से इसको छोड़ गए तो फंस जाओगे। 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में मिलना ही मिला। ये 2 टॉपिक तो ऐसे जिनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते भाई। हाँ, यहां से कई बार चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन इनके चांसेस तो सबसे ज्यादा होते हैं। टीचर के दिमाग में सबसे पहले ये जाता है कि क्लास एक टॉपिक डालना ही डालना है, और इक्विवेलेंट और मोलिकुलर कनेक्टिविटी से भी एक क्वेश्चन पक्का डालना ही डालना है। ठीक है, एक अच्छा एक और वही बहुत, ये जो टॉपिक लिख रहा हूं जो मैंने ज्यादा डार्क कर रखे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा सॉरी भाई, इसके अलावा नस्ट इक्वेशन का भी एक न्यूमेरिकल पक्का है भैया, 3 मार्क्स में लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं जो बस 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन से पक्का है। न्यूमेरिकल आ रहे हैं, पहले 5 चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, मोस्टली 4 चैप्टर से, तो न्यूमेरिकल पोर्शन ही ज्यादा रहेगा। आपको कहेंगे सर आप न्यूमेरिकल बोल रहे हो, मैं न्यूमेरिकल नहीं बोल रहा हूँ, जो पेपर में आता है वही बोल रहा हूँ। यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन ही मिलता है आपको ज्यादातर, थ्योरी के लिए बहुत पार्ट बचा हुआ है। 16 चैप्टर है आपके, 16 में 4 चैप्टर का न्यूमेरिकल दे भी दिए, तो बाकी 12 चैप्टर थ्योरी के बच गए आपके, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो न्यूमेरिकल ही पोर्शन मिलता है इसमें से आपको। तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, दो ये टॉपिक ऐसा है नस्ट इक्वेशन का टॉपिक, इन पक्का श्योर है आते आते। हाँ, इसमें अगर उसको इजी करना है तो वो सिंपल स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछ लेता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नोट पूछ लेता है आपसे, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये वाला। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस ये टॉपिक है आपके। बैटरी से कब की बार क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने फ्यूल सेल हटा दिया, लेड स्टोरेज बैटरी हटा दी है। लेड स्टोरेज बैटरी से ही क्वेश्चन आता था जनरली आपका, वो अब की बार आ नहीं रहा है, तो लेड स्टोरेज से कोई क्वेश्चन नहीं आना, बैटरी से कोई क्वेश्चन नहीं आना आपका, फ्यूल सेल से कोई क्वेश्चन नहीं आना आपका। तो इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो इसलिए जो बता रहा हूं लिख लेना, काम की बात बता रहा हूं, एक चीज मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर कोई, ये कोई मैं तुक्के नहीं मार रहा हूँ कि ऐसी मार रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने पेपर को देखा है, उसके बेस पे आपको बता रहा हूं। इन टॉपिक्स को करके चले जाइएगा, या प्रैक्टिस पेपर आपके पास पहले से भी अवेलेबल होंगे, उनको देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि सर का बताया वो नहीं आ रहा है, तो बेटा बेशक छोड़ दीजिएगा अपनी तरफ से, जिसका भी आपको तैयारी करनी कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने बता दिया और अच्छे से आ गए, तो आप फैन हो जाओगे कि हाँ सर चीज बढ़िया बताते हो आप। तो ये आपको मैंने 3rd चैप्टर के कुछ टॉपिक्स बता दिए, बहुत ही मेन जो टॉपिक्स दिखते हैं सामने, मैं आपको वो बता रहा हूं जहां से आपका क्वेश्चन हो ही सके। 3 मार्क्स मैंने यहां से बोल दिया, 2 मार्क्स मैंने यहां से बोल दिया, 3 मार्क्स मैंने यहां से बोल दिया, 8 मार्क्स तो यही हो गया, 2 मार्क्स ये हो गया, 10 और 2 है, और 12 मार्क्स का मैंने बोल दिया। इतना लंबा चैप्टर नहीं आता 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स चैप्टर नहीं आ सकता। दूसरी सी बात है, यहां से आपको 7 से 8 मार्क्स का चैप्टर 2 मिल जाएगा, 7 to 8 मार्क्स का। तो ये जो टॉपिक आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं, ये आपके सबसे बढ़िया टॉपिक हैं, गांठ बांध लो, गांठ जोरदार। जो ये टॉपिक बता दिए मैंने आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ये कोई बताएगा भी नहीं आपको अभी, ना आपको स्कूल टीचर आपको ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं रिस्क लेके, ना कोई और टीचर आपको प्रेडिक्शन कर सकता है रिस्क लेके। मैं रिस्क लेके प्रेडिक्शन कर रहा हूं भाई, मैं बता रहा हूं कि ये आने वाले हैं, इनको पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, चलिए जी, ये हम करते हैं साफ, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बता दिया है कि कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। हो सकता है आज सारे चैप्टर में कवर ना कर पाऊं भाई, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो शायद हम ना बना पाए, बट फिर भी कोशिश करूंगा कम से कम हाफ सिलेबस तो आपको आज बता जाऊं, हाफ मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। फिर अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे, वेट करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि अरे सर ने ऐसे टॉपिक बताए हैं, अच्छे टॉपिक बताए हैं, करके देखते हैं, शायद हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो अगर आपको बेड़ा पार करना है तो उसके लिए कैमवेदा पर आना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा भैया? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, जनरली वो 1 नंबर की बात कर रहा हूं, 1 मार्क्स में 2 नंबर भी आता है, एक जो आपको छोड़ना ही नहीं है कभी भी। आपको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना आ सकता है। अगर
लार्जर स्केल पे कहे 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में कहे तो वो भी आ सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना। पिछले साल आया हुआ है क्वेश्चन इसमें से एक। इसके लिए आपको मेथड बताए हुए मैंने, मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने मेथड निकालने का। हाफ लाइफ मेथड मैंने आपको बताया था, हाफ लाइफ मेथड, उसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। या ओसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड बताया था मैंने आपको, ओसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। इन टॉपिक से अगर लार्ज स्केल पे आता है तो ऐसे आएगा ऑर्डर ऑफ एक्शन निकालना। अगर स्मॉल स्केल पे आता है, स्मॉल स्केल पे, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देख के आपको बताना है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देख के आपको बताना है कि ऑर्डर क्या हो सकता है। 1 मार्क्स में अगर आएगा तो ऐसे आएगा। तो 1 मार्क्स में अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है तो रेट कांस्टेंट देके आपसे पूछेंगे। अगर आपसे 2 या 3 मार्क्स में आपको बताना आ जाए तो पूरा न्यूमेरिकल देंगे आपको, जो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक आता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। इसके अलावा एक पक्का क्वेश्चन जो आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक न्यूमेरिकल श्योर है भाई, आना ही आना है। उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, इसमें आपसे पूछ सकते हैं हाफ लाइफ दे रखा होता है आपको, या पूछ सकते हैं आपसे के दे रखा होता है आपको। हाफ लाइफ का जो मैं फर्स्ट ऑर्डर का कुछ भी न्यूमेरिकल हो कर लीजिएगा। इसमें आपसे नंबर ऑफ हाफ लाइफ पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ का। इसके अलावा जनरली के ये आपसे परसेंटेज पूछ लेते हैं, कितना अमाउंट बचा होगा रिएक्टेंट का, कितने परसेंट रिएक्शन हो गया, कितना अमाउंट बचा होगा रिएक्टेंट का, या नंबर ऑफ टाइम्स कितनी होगी। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं रेट कांस्टेंट के बेस पे। यहां से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है फर्स्ट ऑर्डर का, श्योर है भाई। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको जनरली, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का। इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, करके जाना ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, इसके ग्राफ पता होने चाहिए भाई, क्योंकि ग्राफ देखकर आपसे वो 3 चीजें पूछ लेता है। स्लोप पूछ लेता है क्या होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेता है क्या होगी, टाइम पूछ सकता है क्या होगा। तो ग्राफ न मत छोड़िएगा, ग्राफ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा इन टॉपिक्स के साथ, तो आपको ये टॉपिक करना ही करना पड़ेगा। ये कुछ टॉपिक आपके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब की बार सीबीएसई ने आर्नेस इक्वेशन जो आती है इस चैप्टर से, आर्नेस इक्वेशन को रिमूव करे तो एक क्वेश्चन हर साल 3 मार्क्स का आर्नेस इक्वेशन में से आता था। लेकिन क्योंकि अब की बार आर्नेस इक्वेशन हटा दी गई है, कोलिजन थ्योरी हटा दी गई है, तो आर्नेस इक्वेशन से अब की बार क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो इसलिए इन पर दारोमदार जो है ज्यादा हो गया, यहीं से क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। जीरो ऑर्डर से न्यूमेरिकल आ सकता है, तो जीरो ऑर्डर का भी न्यूमेरिकल करके जाइएगा। अब की बार आ सकता है, पहले तो नहीं आता था वैसे, लेकिन अब की बार जीरो ऑर्डर का भी न्यूमेरिकल जो है वो आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स के। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से नहीं आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ी सी आपको एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वहां से न्यूमेरिकल आता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा नजरों से निकाल दीजिएगा कि 2 फॉर्मूले पढ़ लिए बस आपने, वरना सूडो फर्स्ट ऑर्डर से कोई क्वेश्चन आपका आता नहीं है। ठीक है, हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जरूर पढ़ लीजिएगा भाई। हालांकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि आपकी बार आने इक्वेशन निकाल दी गई, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है खास, लेकिन फिर भी बस देख लीजिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ज्यादा कुछ तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ 4th चैप्टर का हमारी कहानी थी, जो मैंने आपको बता दी। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो बेटा क्वेश्चन कहीं नहीं गया। लगने में आपको टॉपिक लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। एक सिंगल 4 टॉपिक हर चैप्टर के बता रहा हूँ, बस 4-5 टॉपिक भी हर चैप्टर से कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। 2021 के जो बोर्ड एग्जाम आपके हैं 12th में, इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, सारे टीचर सारे बच्चे चौंक जाएंगे कि ये कहाँ से पढ़ के आया है, किसने इतने मार्क्स ले लिए। ठीक है, तो बच्चों को अगर चौंकाना है, अपने पेरेंट्स को अगर हैरान करना है, तो ये सीक्रेट जो है अभी छुपा के रखिएगा खुद तक। देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे सारा से, लेकिन जब मार्क्स आएंगे तब बोलेंगे। मेहनत करो चुपचाप, रिजल्ट बोलेगा चीख चीख के। तो मेहनत करनी है चुपचाप, लेकिन रिजल्ट चिखवाना सबसे। तो ये उसका तरीका कुछ बता रहा हूं आपको। और जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं भाई लास्ट टाइम ही पढ़ेंगे, उसने रामबाण है भैया, रामबाण। रामबाण लक्ष्मण क्या, संजीवनी बूटी है, वो संजीवनी बूटी है। जो बच्चे सारे साल पढ़े नहीं है उनके लिए संजीवनी बूटी है कि चलो ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, बेड़ा पार नैया पार हो जाएगी हमारी। तो क्यों संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है ये चीजें जो बता रहा हूं आज। ठीक है, तो साफ कर दें इसको। चलिए जी, 4th चैप्टर भी आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद जो चैप्टर हमारा रहता है, अब हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर पे। तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हमने खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर के बाद जो मैं पढ़ाऊंगा, क्या चैप्टर है वो, चैप्टर का नाम है भैया सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पढ़िए ना, सरफेस केमिस्ट्री।
कहीं बड़ी, मैंने तो पढ़ाई अभी, मेरी वीडियो में पढ़ाई है मैंने, पढ़ लीजिएगा। सरफेस केमिस्ट्री में से टॉपिक क्या आएगा वो आपको बताने जा रहा हूं अब मैं। सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री, अगर मैं 1 मार्क की बात करूं, सिर्फ 1 मार्क की बात करता हूं, 1 मार्क की, तो आपसे टाइप ऑफ कोलॉइड पूछ लेते हैं। टाइप ऑफ कोलॉइड, जैसे जेल किसको बोलते हैं, इमल्शन किसको बोलते हैं, एरोसोल किसको बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क के अंदर। भाई इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम हमारा लिक्विड है, उसको क्या बोलेंगे। इतना सारा क्वेश्चन आता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन आता है। हाँ एग्जांपल दे सकते हैं कई बार आपको, जैसे आपसे बोल दे भाई बटर है, तो बटर किस टाइप का कोलॉइड है, जेल है, इमल्शन है या एरोसोल है, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड सोल है, सॉलिड फॉर्म, कुछ भी है। तो इस तरह का एग्जांपल आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी बुक में टेबल दी गई है, उस टेबल को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उस टेबल के अंदर उन्होंने एग्जांपल भी दिए हुए हैं और साथ में आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो आपसे। इसके अलावा 1 मार्क की अगर बात करो तो 1 मार्क्स में आपसे कई बार पूछ लेते हैं एल्कोसोल क्या होता है, एल्कोसोल क्या होता है, हाइड्रोसोल क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में से। हाइड्रोसोल क्या होता है, बेंजोसोल क्या होता है, बेंजोसोल क्या होता है, ठीक है। तो ये मत स्किप कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पक्का आपको 1 मार्क्स में आपको मिलता ही मिलता है। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन के कंसेप्ट की, तो एडजॉर्प्शन में भैया फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन सीबीएसई में मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, छोड़ ही नहीं सकते, ये तो करना ही करना पड़ेगा। यहां से या तो आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं या आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, लेकिन पक्का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है। 3 मार्क्स में एडजॉर्प्शन में से फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से क्वेश्चन नहीं मिलता है। हाँ अगर आपकी बिल्कुल ही किस्मत खराब हुई तो उससे एक न्यूमेरिकल आपको दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि यहां से कोई क्वेश्चन आपको देंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, यहां से न्यूमेरिकल दे सकते हैं बट बहुत बहुत रेयर चांस होता है कि देंगे। अब की बार अगर दे दे तो दे दे, वरना तो अभी तक तो आया नहीं है कभी। इतना मुश्किल क्वेश्चन मैंने कहीं देखा हो, यहां से जनरली डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं आया, ठीक है। लेकिन एडजॉर्प्शन से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो आपका फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन का टॉपिक है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। हाँ अब कोलॉइड्स पे आते हैं। कोलॉइड्स पे अगर हम आते हैं तो कोलॉइड्स के अंदर एक तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दिया 1 मार्क्स का। इसके अलावा कोलॉइड के अंदर ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इसमें आपसे कोगुलेशन, कोगुलेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोगुलेशन। इसके अंदर फिर आपको रूल आ जाता है हार्ड स्किल्स लोग, बताया था मैंने। यहां से क्वेश्चन आपका श्योर मिलता है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोगुलेशन नहीं छोड़ सकते हम। कोगुलेशन, पेप्टाइजेशन मत छोड़िएगा, ये टर्म्स पूछते हैं आप छोटी छोटी, व्हाट इज पेप्टाइजेशन, व्हाट इज कोगुलेशन, डेफिनेशन पूछते हैं, कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है, इसकी थ्योरी आपके सारी है। कोगुलेशन क्या हो सकता है, पेप्टाइजेशन क्या हो सकता है, इस तरह डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हो सकता है, डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा बस इनकी, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर आपको। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है वो पूछ सकते हैं आपसे। गोल्ड नंबर पढ़ लीजिएगा, गोल्ड नंबर पूछने लग गए हैं टीचर्स, गोल्ड नंबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोल्ड नंबर का भी 1 नंबर में। तो यहां से कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 1 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं, डेफिनेशन ही आती है। तो ये अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपका एडजॉर्प्शन से और कोलॉइड से काम चलेगा। आपकी बार कैटालिसिस नहीं है सिलेबस में, कैटालिसिस नहीं है, तो यहां से क्वेश्चन बढ़ जाएंगे फिर आपके। तो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से करके जाइएगा। क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम। ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट, ये तो छोड़िएगा मत भाई, टिंडल इफेक्ट, बस ये टॉपिक कर लीजिएगा इनके। अगर आपको 25 से चैप्टर को करना है आपका बेटा पार हो जाएगा। तो सरफेस केमिस्ट्री से कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, पर देखने को बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं। और जो ये टॉपिक्स बताएं, इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका सब काम निपट जाएगा। इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन हमें करने हैं, किस किस टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है, किसको अच्छे से कवर कम करना है। इस पे ज्यादा फोकस करना है, उन पे थोड़ा सा आप ध्यान कम दे सकते हो, इन पे आप ध्यान को ज्यादा देना है आपको। क्लियर हो गया। तो ये आपका मैंने सरफेस केमिस्ट्री का डाउट भी क्लियर कर दिया है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अब इसको हम साफ कर लेते हैं। आया हो कुछ मजा आज तो, कुछ तो कॉन्फिडेंस आया होगा, अरे वाह अब कुछ मजा आएगा। अब हमारे हाथ में संजीवनी बूटी लग गई है, अब लक्ष्मण को कोई नहीं मार सकता। अब तो हम लंका को जीत लेंगे, लंका दहन करके आएंगे अब तो। इसके बाद हम बात कर सकते हैं किस चैप्टर की, 6 चैप्टर की। 6 चैप्टर तो इस बार सिलेबस में है ही नहीं भैया, तो 6 चैप्टर तो पढ़ना ही नहीं है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी नहीं पढ़ना है। ओके, तो सीधा हम कहां पहुंचते हैं, सीधा हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक।
बच्चों को सबसे डराने वाला चैप्टर जाइए है पी ब्लॉक। बच्चे बहुत डरते हैं, अरे सर क्या होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कुछ नहीं होगा बेटा, पी ब्लॉक में बड़ा बढ़िया चैप्टर है। देखिए वैसे तो ये बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत एग्जैक्ट बता पाना तो बहुत मुश्किल होता है इसमें कि क्या टॉपिक आ जाए, फिर भी कोशिश कर रहा हूं इस चैप्टर के लिए कि इस चैप्टर में आपका क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहली बात तो जितने भी आपके ऑक्सो एसिड्स हैं, चाहे वो फास्फोरस के हों, खासकर फास्फोरस के और सल्फर के, और एक आपकी क्लोरीन के, इनके स्ट्रक्चर्स, इनमें क्या क्या पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, या अगर कई बार कहते हैं नेम दे देते हैं, केमिकल फॉर्मूला पूछ लेते हैं, केमिकल फॉर्मूला, या कई बार केमिकल फॉर्मूला दे देते हैं, आपसे नेम पूछ लेते हैं। तो ये ऑक्सो एसिड जितने भी आपके हैं, फास्फोरस के, सल्फर के, क्लोरीन के, इनको पढ़ के जाइएगा भैया, यहां से क्वेश्चन पक्का पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन वो आपको देते ही देते हैं, तो ये जरूर करके जाना है आपको ऑक्सो एसिड का टॉपिक। एक और स्ट्रक्चर्स में अगर बात करें, स्ट्रक्चर्स में जो नोबल गैस के फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स हैं, खासकर जिनोन के, खासकर हम जिनोन लिखते हैं सिर्फ, कि फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन, इनके स्ट्रक्चर और इनकी केमिकल रिएक्शन थोड़ी सी होती है, गिनती की 5-7 होती है बस, फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स की, इनकी खासकर फ्लोराइड्स की केमिकल रिएक्शन, ये पढ़ के जाने ही जाने हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं पी ब्लॉक में से। और आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इन टॉपिक्स को तो छोड़ना ही नहीं है। यहां से 1-1, 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, करने ही करने हैं, छोड़ने नहीं है। कोई भी पेपर उठा के दिला ना पिछला, जो बताया है ना मिले तो मेरा कमेंट बता देना, मेरे को नहीं मिला, मिलेगा पक्का, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा, चाहे 1 मार्क्स मिले, चाहे 2 मार्क्स मिले, चाहे कंबाइन मिले, ठीक है, पार्ट्स मिल सकते हैं, पार्ट्स में मिल जाए आपको, लेकिन मिलेगा। इसके अलावा जो आपके हैलोजन के एसिड हैं, हैलोजन एसिड्स जैसे HF, HCl, HI, HBr, ये सब, इनसे जो रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं, एक तो एसिडिक कैरेक्टर ही बनता है, ये पूछ सकते हैं आपसे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ सकते हैं आपसे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर ये बताना है आपको। इसके अलावा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछ सकते हैं आपसे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इनका ऑर्डर पूछ सकते हैं, बॉन्ड रिड्यूसिंग कैरेक्टर में बता दिया। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके इनके ऑर्डर अरेंज करने आपको आते हैं, पेपर में पूछते हैं आपसे कि इनका ऑर्डर आपको अरेंज करके दिखाना है कि हाउ विल यू अरेंज द ऑर्डर ऑफ दीज एसिड्स, इनके बेस पे, एसिड रिएक्टर के बेस पे, रिड्यूसिंग रिएक्टर के बेस पे, या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बेस पे। तो इसको टॉपिक को मत छोड़िएगा। रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, फ्लोराइड्स की रिएक्शन ही मोस्टली आते हैं पेपर में, और रिएक्शन इस चैप्टर से बनती तो बहुत सारी है, लेकिन इसका क्योंकि सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, खासकर फास्फोरस के जो कंपाउंड्स है, फॉस्फीन हम पढ़ते थे, व्हाइट फास्फोरस हम पढ़ते थे, वहां से रिएक्शंस आती थी, वो रिएक्शंस इन्होंने आपके पास क्योंकि टॉपिक हटा दिया तो निकल गई है। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के टॉपिक क्वेश्चन आते थे, नाइट्रोजन स्ट्रक्चर आते थे, स्ट्रक्चर हटाए गए हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की रिएक्शंस नहीं हटाई गई है, रिएक्शन आती है, वैसे कमी है, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के टॉपिक हटा दिया गया है। हाँ, नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड बनते हैं HNO3, मेन तो यही है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा क्लोरीन, इसकी जो प्रॉपर्टी है, क्लोरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें भी इसके कौन सी ब्लीचिंग एक्शंस की जो प्रॉपर्टी होती है, ये एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज करता है, तो ब्लीचिंग एक्शन वाली जो प्रॉपर्टी रिएक्शन है वो सारी हो सके तो सारी पढ़िएगा ब्लीचिंग केमिकल प्रॉपर्टी क्लोरीन की, लेकिन फिर भी ये वाली जरूर पढ़नी है। सल्फर डाइऑक्साइड का क्वेश्चन आता है पेपर में आपसे कि SO2 और Cl2 में क्या डिफरेंस है ब्लीचिंग एक्शन में। दोनों ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, लेकिन दोनों में एक्शन डिफरेंस क्या है, SO2 में क्या है और Cl2 में क्या है, ये आपको करना है। ब्लीचिंग एजेंट क्यों डिफरेंस करते हैं, ये किस वजह से करता है, ये किस वजह से करता है, एक इसमें टेम्परेरी होता है, किसमें परमानेंट होता है, तो टेम्परेरी कौन सा है, परमानेंट कौन सा है, वो सारा पूछते हैं। पी ब्लॉक के बारे में भाई बहुत कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मैं तो सलाह यही दूंगा, ये जो बताया टॉपिक तो कर लीजिएगा। इसके अलावा जो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के और इंटेक्स क्वेश्चन जो होते हैं अंदर, ये पढ़ लीजिएगा भाई। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो इनको जरूर कर लीजिए अच्छे से, यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।
जनरली। लेकिन फिर भी अगर आपको ये टॉपिक तो कर ही लीजिएगा, ये तो श्योर है, तो करने ही करने हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन को समझ के अच्छे से सोल्व करके लर्न करके चला जाइएगा, काम बन जाएगा आपका। यहां से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता एक भी। पक्का हो गया। मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, पेपर देना कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर की तैयारी करना बहुत बड़ी बात है। पेपर की तैयारी आप किस तरीके से करते हो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो किस टॉपिक को। बच्चे 12-12 घंटे ही पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ने वाले मार्क्स नहीं आए शायद, लेकिन 4 घंटे पढ़ने वाले मार्क्स भी आ जाए। क्यों? क्योंकि वो जो 4 घंटे वाला बच्चा है, वो 4 घंटे वाला बच्चा वो टॉपिक फोकस दे रहा है जो पेपर में आ सकते हैं। उसे पता है कि मुझे टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, इस टॉपिक मुझे कम फोकस करना है। 12 घंटे वाला सभी टॉपिक पढ़ रहा है, पागल हो जा रहा है, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, ये उसका कुछ फायदा नहीं है, भूल जाता है। 4 घंटे पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि जो टॉपिक पक्के आने हो। तो ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इनको पढ़ के जाइएगा, पेपर कहीं नहीं रुकेगा आपका। 2 महीने आपके पास अभी हैं, 2 महीने तो कम से कम है। अगर हम मार्च की बात के लेके चलते तो भी 2 महीने आपके पास हैं। 2 महीने में इतने टॉपिक तो आपके आराम से हो जाएंगे अगर आप पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये कर लिया। चलिए जी, तो अब मैंने आपको 7 चैप्टर के बारे में बता दिया कि 7 चैप्टर से क्या आएगा। अब आपके चैप्टर रह गए 8 से लेके 16 तक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताऊंगा, फिर मैं आपको डी ब्लॉक के बारे में, क्योंकि डी ब्लॉक से क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। चाहे तो आप सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ लीजिएगा, उससे भी काम चल जाएगा आपका। लेकिन फिर भी डी ब्लॉक बहुत छोटा चैप्टर है भाई, डी ब्लॉक से मैं कुछ ज्यादा नहीं बता रहा आपको, क्योंकि क्वेश्चन भी आपसे वहां से 1-2 ही मिलते हैं बस। तो डी ब्लॉक से आप चाहो तो एक उसकी सिर्फ एक्सरसाइज कर लीजिएगा डी ब्लॉक की, वहां से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है एक्स्ट्रा एक भी कोई सिर्फ। तो डी ब्लॉक के बारे में नहीं बता रहा हूँ ज्यादा मैं, डी ब्लॉक से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं बस। मेनली आपको एक क्वेश्चन मिलता है आपको 3 मार्क्स का, उसमें पार्ट्स आते हैं। तो वो आप अगर एक्सरसाइज पढ़ लोगे अच्छे से, इंटेक्स कर लोगे अच्छे से, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, उससे अलग क्वेश्चन नहीं आता। डी ब्लॉक चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, छोड़ना तो क्यों, क्योंकि आप पढ़ के जाइए सारा, तो एक्सरसाइज पढ़ लीजिए बस उसकी, और इंटेक्स पढ़ लीजिए उसका, वहां से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात करता हूँ क्लास चैप्टर की आज की। बाकी हम ऑर्गेनिक रह गई, ऑर्गेनिक में आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी सारा बता दूंगा तो आप लोग सर आज ही एक बार में कर दो ना कार्रवाई, नहीं। ऑर्गेनिक में बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं भैया, हाई ऑर्गेनिक, हाई ऑर्गेनिक, हाई ऑर्गेनिक करते रहते हैं, पता नहीं ऑर्गेनिक है क्या है। और जबकि ऑर्गेनिक जो आती है 12th की बहुत इजी आती है, लेकिन बच्चों के दिमाग में पता नहीं किसने भूत डाल रखा है कि हाई ऑर्गेनिक नहीं आती, हाई ऑर्गेनिक नहीं आती, हाई ऑर्गेनिक नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती ऑर्गेनिक? फिर बड़ी चीज थोड़ी ऑर्गेनिक आना, अच्छे अच्छों का जाती है। अच्छा देखिए भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, 2 मार्क्स में आ सकता है। नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग करनी ही करनी है भैया, ये नहीं छोड़ सकते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करके ही जानी है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वही कर लीजिएगा, उसमें भी काम चल जाएगा, जो एनसीईआरटी एग्जांपल दे रखे हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना जरूर है, इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। आईयूपीएसी की नेमिंग करनी ही करनी पड़ेगी, ये तो पक्का है, श्योर है, इसको नहीं छोड़ना आपको। तो नेमिंग ऑफ आईयूपीएसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर करनी है, सभी बोर्ड्स के लिए है, खासकर सभी सीबीएसई में तो आती है, अदर बोर्ड्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भाई। और सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं आईयूपीएसी से भी, इसको मत छोड़िएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आईयूपीएसी की नेमिंग जो आपको करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर मैं और टॉपिक इसके बताऊं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो एक न्यूमेरिकल वर्नर थ्योरी से आता है भाई, आपकी बुक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर पहला है, दूसरा क्वेश्चन ये है जो वर्नर थ्योरी का है एक्सरसाइज के अंदर। तो वर्नर थ्योरी का न्यूमेरिकल तो नहीं बोल सकते उसको एक, लेकिन एक एप्लीकेशन बोल सकते हो। उसमें आपको प्रिडिक्शन करना होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, इसमें काउंटर आयन कितने होंगे या कोऑर्डिनेशन आयन कितने होंगे। तो वर्नर थ्योरी से एक क्वेश्चन आपका आता है, पिछले साल से तो शायद नहीं आया था, बट उससे पिछले साल आ रहा है। तो वर्नर थ्योरी से आपको आप आसान समझ के छोड़ नहीं सकते हो। यहां से टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है, भाई मैंने इतने मोल दिए एजीसीएल के और मैंने इससे रिएक्शन करवाई, तो इतने मोल मुझे मिले हैं AgNO3 के, एजीसी जितने जिसके भी मतलब कोई भी रिएक्शन होता है, तो उस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में पूछते हैं। ठीक है, तो ये वर्नर थ्योरी से आपका क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, वर्नर थ्योरी से आपको क्वेश्चन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक जो क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आता है भाई, न्यूमेरिकल आता है मैग्नेटिक मोमेंट का, कंपाउंड से देते हैं आपको, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है। कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में आ सकता है। 2 कंपाउंड देते हैं आपको, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट बताना होता है आपको। तो मैग्नेटिक मोमेंट और एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सीपीएससी की वैल्यू, यहां से भी क्वेश्चन देता है आपको सीपीएससी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, किसकी कितनी होगी सीपीएससी की वैल्यू, डी हाई स्पिन के लिए कितनी होगी, लो स्पिन के लिए कितनी होगी, D6 में, D5 में, D4 में। तो उस तरह से क्वेश्चन आपका सीएफएससी से इस केस में आता ही आता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से अगर क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि सीएफएससी आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कितनी होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आता है, वैसे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पता होना चाहिए कितने होते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक था आपका आइसोमेरिज्म का, आपके बार वो हटा दिया गया,
हाँ, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हटा दिया गया है, तो आप स्टीरियो को जो है आपकी स्टीरियो में क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आती है। यहां से भी क्वेश्चन मिलता है कितने आइसोमर बनेंगे, ये पूछ लेते हैं आपसे, नंबर ऑफ आइसोमर पूछ लेते हैं आपसे यहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, नंबर ऑफ आइसोमर ये आपको देखने आने चाहिए। स्टीरियो में फिर वो ज्योमेट्रिकल देखते हैं हम कि सिस ट्रांस है कि नहीं है, कितने सिस कितने ट्रांस है। ऑप्टिकल में देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, एनिसोमर बनेंगे नहीं बनेंगे एनिसोमर। तो वो टॉपिक जो आपका है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका जनरली आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, बहुत आसान टॉपिक आते हैं इसमें से, जो मैंने आपको बताया, रिएक्शंस नहीं आते, कुछ नहीं है इसके अंदर। बस एक तो नेमिंग पे आपको फोकस करना है, एक सीएफएससी पे आपको फोकस करना है, एक मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना है, और आपको 1 और 3 का क्वेश्चन आपको आना चाहिए करना। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता इसमें से, अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल कोई चीज नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है सर नहीं डाउट में है, तो भैया एनसीईआरटी एक्सरसाइज पढ़ जाओ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें से, या इंटेक्स, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देंगे आपको वो। अगर आपको लगता है भी नहीं सर इससे काम नहीं चलेगा, तो ये कर लेना भाई साथ में कह रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी टॉपिक बता दिया मैंने आपको, बड़े आसान टॉपिक आ रहे हैं आपको, बस मेन जो टॉपिक आपके थे पहले 5 चैप्टर से आपको कवर करने हैं, वहां से आपको पास हो जाओगे अच्छे से। उसके बाद के टॉपिक आपको नंबर बढ़वा के देंगे आगे 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 आगे। अब आपकी क्या रह गई, अब आपकी ऑर्गेनिक रह गई, ऑर्गेनिक आपकी 27 से 28 मार्क्स की आती है पेपर के अंदर, ज्यादा भी आ जाती है बट 27-28 मार्क्स की तो एवरेज रहती है कि इतनी तो आ सकती है आपकी। तो ये आपके मार्क्स बताने हो जाएंगे मुझे 70 में से इन मार्क्स को बताना है, जो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मुझे इस वीडियो के बारे में रिस्पांस बताइए कैसा रहा आपका, और जब ये इसका रिस्पांस मुझे अच्छा लगेगा तब मैं आपको ऑर्गेनिक के बारे में ही बताऊंगा कि ऑर्गेनिक में क्या आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इन टॉपिक्स को अच्छे से नोटबुक पे लिख लीजिएगा, और आज से ही स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना कि भैया ये वाले टॉपिक तो हमें करने ही करने हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए बख्शेंगे नहीं, क्वेश्चन को नंबर लेके छोड़ेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, चले जाओ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको बता रहा हूं मैं कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, और चैनल को अब शेयर जरूर कीजिएगा भाई, क्योंकि अब वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे वेट में बैठे होंगे, काश कोई मिल जाए ऐसा जो बता दे हमें कि क्या होगा, क्या कोई ला दे हमारे लिए जिंदगी बूटी ले भाई, हम हनुमान बन के राज्य आप ही हो गए आपके सामने क्वेश्चन लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स मी आल्सो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा कि क्या आपको डाउट्स है, मैं हो सकता है कि इसको सोल्व करूं आपको। तो ऑल द बेस्ट।